कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद निर्णय को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 15 मार्च 2024 को निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। राजीव कुमार के मंगलवार को सेवानिवृत्त होने के एक दिन के बाद ज्ञानेश कुमार को निर्वाचन आयोग के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ज्ञानेश कुमार ने कार्यभार संभालने के बाद अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम मतदान है और इसीलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसे मतदाता बनना चाहिए, हमेशा मतदान करना चाहिए। भारत के संविधान, चुनावी कानूनों, नियमों और उसमें जारी निर्देशों के अनुसार भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ है और हमेशा रहेगा। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों उन्हें मतदाता ज़रूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। कश्मीर सरकार द्वारा खैर के पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के बाद आज से आपको बता दें कि कटाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रिंसिपल चीफ ने कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने इस बाबत आदेश जारी कर किसान वर्ग को बेहद राहत दी थी। कठुआ जिले में आज से खैर के पेड़ों की मार्किंग और काटने का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि खैर के पेड़ों की कटाई के साथ साथ इसके निर्यात पर भी काफी साल पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद इसकी तस्करी ने जोर पकड़ लिया था। कई किसान खैर के पेड़ों की कटाई के लिए आवेदन कर चुके थे, जिन्हें अब सरकार की अनुमति मिलने से बेहद राहत मिली है। सरकार ने हालांकि ये अनुमति सिर्फ 5 मार्च 2025 तक ही दी है। तो आज से खैर के पेड़ों की कटाई जो है वो शुरू हो गई है और बड़ी राहत किसानों को मिली है, क्योंकि लगातार उनकी मांग की जा रही थी कि जो खैर के पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया है उस पर जो है अनुमति किसानों को दी जाए। सरकार ने किसानों को लेकर ये राहत दी है, आदेश जारी किए हैं। और आपको बता दें कि जब इस पर प्रतिबंध लगा था तो इसके साथ साथ तस्करी ने, यानी लकड़ी की तस्करी ने भी जोर पकड़ लिया था। फिलहाल किसानों के द्वारा सभी पेड़ों की मार्किंग जो है वो कर ली गई है और इन्हीं सभी जो मार्क्ड पेड़ है जिन पर निशान लगाए गए हैं, लिखा गया है, उन सब की कटाई की प्रक्रिया जो है आज से शुरू हो जाएगी। बेहद खुशी का पल है किसानों के लिए, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि अवधि बहुत कम है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव मेहता जुड़ चुके हैं। राजीव, बताइएगा, आज से पेड़ों की कटाई की प्रक्रिया शुरू है। कुछ दिन पहले ये आदेश जारी हुआ था, किसान वर्ग काफी खुश था, क्या कुछ जानकारी है? रूपाली, मैं बताऊं कि खैर की लकड़ी एक ऐसी लकड़ी है, ऐसी क्षेत्र के किसानों के लिए जम्मू संभाल करूं तो ये इस जो किसानों के खेतों में कुदरती तौर पर पैदा होती है और बड़े बड़े पेड़ इसके हो जाते हैं और ये काफी काम आती है दवाइयों से लेकर कई दूसरे कामों में इसके खैर की लकड़ी से जो वाला पूरा बरादा है या इसके निकलने वाली जो पेस्ट है वो काम आती है, जिसको करते हैं। तो इसको लेकर किसान 1998 में इस पर सरकार की तरफ से बैन लगाया गया था और उस बैन को खिलाने के लिए 2013 तक किसानों ने काफी मशक्कत की। उसके साथ ही कई आंदोलन किए, हर फोरम पर अपनी आवाज उठाई। ये मामला जो है फिर इसके लिए इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, तो सुप्रीम ने उनकी दलीलों को सुनने के बाद एक कमेटी तश्कील दी जो कंडी के खैर की जितनी भी लकड़ी है उसका आंकलन कर मार्किंग करके, क्योंकि तो कमेटी बनाई थी CJ, इसमें उत्तराखंड और हिमाचल के विशेषज्ञ आए थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2013 में सौंपी और उसके बाद 2016 में एक आर्डर निकला कि किस चरणबद्ध तरीके से किसानों की जो खैर की लकड़ी है उसकी उनको काटने की अनुमति प्रदान की जाए। पर इसके लिए
बकायदा सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसके साथ अप्रैल से लेकर फरवरी तक ये जो सक्रिया होनी है किसानों का विवरणों को लेकर की जांच, मार्किंग और उसके बाद की कटाई और उसकी ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे एक चरणबद्ध तरीके और इसके तयशुदा समय के अंदर करने थे, जिसके बाद अब अभी पिछले दिनों प्रतिबंध लगाया गया था कि 31 जनवरी के जब टाइम हो गया था, क्योंकि रेवेन्यू की तरफ से जो फाइलें नहीं निकल पाई, तो उसके बाद इस पर यहाँ रंजीव अगर बात की जाए इन खैर की लकड़ियों की जो मार्किंग की गई है, कटाई शुरू हो रही है, 1988 बहुत समय पहले प्रतिबंध लगा था और आज सिर्फ 10 से 15 दिन का समय दिया गया है। इसको लेकर किसान वर्ग क्या कह रहा है, क्योंकि अवधि बहुत कम है, यही कहा जा रहा है। बिल्कुल, पहले 1 से 2 महीने मिलते थे इसकी खैर की लकड़ी की जो चयन किया होता था जिन गांवों में। इस बार कठुआ जिले की बात करूं तो कठुआ के जो अंतर्गत इलाका पड़ता है उसमें हीरानगर तहसील के जो है और एक कठुआ तहसील का रेवेन्यू विलेज है, वहां पर कटाई का काम जो है आज से शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले ही एक ऑर्डर निकाला गया कि कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट द्वारा, उस पर भी हमने रेगुलेटर ने सबसे पहले खबर चलाई थी कि किसानों को एक्सटेंशन दी है, क्योंकि बीच में लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसके कारण रेवेन्यू के अधिकारी उसमें व्यस्त थे और फाइलों की मार्किंग और जितना भी एक्सरसाइज है वो नहीं कर पाए समय, जिसके कारण ये समय की अवधि को अब बढ़ा दिया गया है और जो 5 मार्च तक का समय दिया गया है इनको कटाई करने के लिए और काटने के लिए। किसान जो है उन्होंने भी अपनी एक चोटी का जोर लगा दिया, ऐसे ही लगातार कंढे इलाके में कटर चलने की आवाजें जो है लगातार सुनाई देती। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि आज से खैर की लकड़ी की कटाई जो है वो शुरू हो जाएगी, मार्किंग जो है वो शुरू हो जाएगी और 5 मार्च तक जितना भी किसान वर्ग है वो खैर की लकड़ी की कटाई कर पाएगा। लंबे समय के बाद किसान वर्ग में खुशी भी है। आगे बढ़ेंगे जहां पर विभिन्न मुकदमों में लिप्त थन्ना मंडी का एक व्यक्ति मोबाइल टावर पर चढ़ा है। जावेद अहमद नाम का ये व्यक्ति थन्ना मंडी के आपको बता दें हसपलोट इलाके का रहने वाला है, जिस पर पुलिस द्वारा कई एफआईआर दर्ज की गई है। जावेद अहमद आज सुबह 6 बजे से मोबाइल टावर पर चढ़ा हुआ है और उसे मनाने की तमाम कोशिशें विफल हो गई है। जावेद अहमद ने चेतावनी दी है कि अगर उसकी बात ना मानी गई तो वो टावर से कूदकर अपनी जान दे देगा। और आपको बता दें सुबह सवेरे से ही जावेद जो है वो अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव आया हुआ है। यहाँ पर उसके द्वारा पावर बैंक साथ लाए गए हैं, खाना जो है साथ लाया गया है, लेकिन यहाँ उसका साफ तौर पर कहना है कि अगर जबरदस्ती पुलिस वालों ने उसको नीचे उतारने की कोशिश की तो वो टावर से छलांग मारेगा। जिसके बाद वहां तमाम लोग जो है इकट्ठे हो गए हैं, पुलिस टीम जो है वहां पर पहुंच गई है और यही कहा जा रहा है कि जो मुकदमे उस पर लगाए गए हैं वो हटा दिए जाए। बहुत ही आश्चर्यजनक ये एक मामला है जहां पर जावेद अहमद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई मुकदमों में वो लिप्त है और वो मोबाइल टावर पर चढ़ गया है, जहां पर उसकी डिमांड ये है कि पुलिस द्वारा जो उस पर एफआईआर दर्ज की गई है उसे हटा दिया जाए और अगर नहीं किया, उसकी बात नहीं मानी तो वो टावर से कूद जाएगा। और ये थन्ना मंडी की तस्वीरें हैं जहां पर वो टावर पर चढ़ा हुआ है। सुबह सवेरे से ही अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव आ रहा है और लाइव पे सभी जानकारी जो है उसके द्वारा दी जा रही है। हमारे साथ थन्ना मंडी से हमारे संवाददाता निसार खान जुड़ चुके हैं, निसार से जानकारी लेंगे। निसार बताइएगा, जावेद की अगर बात की जाए तो इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है, पुलिस ने उसे नीचे उतारा है या नहीं? जी रूपाली, ये जावेद कोहली नामी जो नौजवान है ये सुबह 6 बजे से जो है एयरटेल के टावर पर चढ़ा हुआ है और अपनी फेसबुक आईडी से लाइव आ रहा है और इसका मुतालबा है कि यहाँ पर जो पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमे किए गए हैं वो सब खारिज कर दिए जाए, तब ये उतरेगा, वरना ये टावर से छलांग लगाकर अपनी जान दे देगा। और इंतजामिया जो है एसडीएम थन्ना मंडी, एसडीपीओ, पुलिस वगैरह, उन्होंने ये बीवी और बच्चों को भी यहाँ पर बुलाया था। इसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन्होंने भी इसको रिक्वेस्ट की थी कि आप टावर से नीचे उतरो पापा और हम इंतजामिया को आपके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो जावेद है ये टावर से अभी तक नहीं उतरे। यहाँ पर निसार सवाल ये है कि ऐसे भी क्या मजबूरी है, ऐसे भी कौन से मुकदमे हैं जो जावेद कोहली पर दर्ज है और जिसके कारण ये फैसला वो ले रहा है कि सुबह सवेरे से ही मोबाइल टावर पर चढ़ा है?
जी रूपाली, कुछ जमीन का भी मामला है। इसमें किसी को जमीन जो है वो दी थी, तो उसका भी कोई केस चल रहा है। उसके बाद इस पर जो है कोई ड्रग्स वगैरह के भी जो है वो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसको लेकर आज ये टावर पर चढ़ा है। और इसका साफ कहना है कि अगर इसके खिलाफ जो मुकदमे किए गए हैं, पुलिस वो मुकदमे वापस लेगी तो फिर ये टावर से नीचे उतरेगा, यहाँ पर ये खुद गलती करेगा। बिल्कुल निसार, अभी क्या सिचुएशन है? पुलिस ने कोशिशें की है इसे उतारने की, क्योंकि यहाँ पर सुबह से ये लाइव है, देखने को मिल रहा है कि लोग जो है वो भी इसके साथ जुड़े हैं, अपील जो है इसके द्वारा की जा रही है बार बार, लेकिन उसके बाद क्या सिचुएशन है फिलहाल की? जी रूपाली, लोग जो है हजारों की तादाद में यहाँ पर जमा है। उसके बाद SDRF और फायर ब्रिगेड, उसके बाद वाइल्ड लाइफ वगैरह पुलिस की टीमें जो है, CRPF, सारी जो इंतजामिया ने पूरी कोशिश की है, लेकिन ये अभी तक जो है वो टावर पर बैठकर अपनी लाइफ जो है वो चला रहा है। निसार, पुलिस का आश्वासन कितना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि मांग तो उन्हीं से की जा रही है कि जो मुकदमे उस पर लगाए गए हैं, पहले पुलिस को आश्वासन दे देना चाहिए कि एटलीस्ट नीचे उतर जाए जावेद, उसके बाद बाकी की आगे की कार्रवाई की जाए। जी रूपाली, इसका साफ कहना है कि अगर उमर अब्दुल्ला जी या पुलिस के जो IG साहब हैं वो आएंगे तो वो टावर से नीचे उतरेगा। जब तक वो इसको पूरा भरोसा नहीं दिलाएंगे तब तक ये नीचे नहीं उतरेगा। ये इसका कहना है कि अगर मैं उतरा तो इन्होंने फिर मुझे जेल भेज देना है, इसलिए ये टावर से नीचे नहीं उतर रहा है। निसार, फैमिली वालों का क्या कुछ कहना है? वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी रूपाली, इसकी बीवी है, इसकी माँ है, फादर जो है उसकी डेथ हो चुकी है, छोटी छोटी बच्चियां हैं 2, वो भी इसको रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आपके जो भी मुतालबे हैं हम पूरे करवाएंगे, लेकिन ये उनकी भी नहीं मान रहा है। छोटी छोटी बच्चियां जो है वो बहुत गुहार लगा रही हैं, रो रही हैं, वो भी इसको रिक्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन ये कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। ठीक है निसार, अपना ठीक है निसार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। ये थन्ना मंडी से मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम जावेद कोहली है, सुबह सवेरे से भी अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइव है और जो मुकदमे उस पर दर्ज है उन्हें हटाने की मांग जो है पुलिस से कर रहा है। और इसके चलते टावर पर, मोबाइल टावर पर वो चढ़ गया है। परिवार वालों की भी नहीं सुनी जा रही। आगे बढ़ेंगे, जहां पर बॉलीवुड के एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर के स्टूडियो से लाखों रुपए चुराकर रफू चक्कर हुआ युवक सांबा पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इस युवक की पहचान स्टूडियो में बतौर ऑफिस बॉय काम कर रहे आशीष सयाल के रूप में की गई है, जो मूल रूप से जम्मू के आरसपुरा का निवासी है और सांबा में अपने ससुराल वालों के साथ रह रहा था। आशीष ने डायरेक्टर के मुंबई में गोरेगांव स्थित स्टूडियो से 40 लाख रुपए चुराए थे, जिन्हें लेकर वह सांबा पहुंचा था। वहीं महाराष्ट्र पुलिस ने सांबा पुलिस के साथ संपर्क किया और जिसने आशीष को गिरफ्तार अब कर लिया है। आशीष से चोरी के 40 लाख रुपए में से करीब 33 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं और महाराष्ट्र पुलिस का दल भी सांबा पहुंच चुका है, जहां आशीष का ट्रांजिट रिमांड जो है उसे मुंबई के लिए ले जाया जाएगा और रिमांड जो है उसकी वहां पर होगी। तो फिलहाल बड़ी चोरी का मामला, आप देखिए कि एक बॉलीवुड डायरेक्टर के घर से 40 लाख रुपए चोरी किए और तस्वीर जम्मू कश्मीर की कहीं ना कहीं खराब होती है, छवि जो है वो खराब होती है जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आशीष पर कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी जो है वो हो गई है। अब उसे मुंबई पुलिस जो है आगे की कार्रवाई के लिए, रिमांड के लिए वहां पर लेके जा रही है। और आपको बता दें कि ये आरसपुरा का रहने वाला है और एक बड़ी चोरी का मामला है, जहां 40 लाख रुपए इसने चोरी किए एक डायरेक्टर के घर से। वहां पर बतौर ऑफिस बॉय ये काम कर रहा था और चोरी के बाद ये जम्मू कश्मीर भाग आया, जहां सांबा में इसकी गिरफ्तारी जो है पुलिस के द्वारा कर ली गई। पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने सांबा पुलिस के साथ कांटेक्ट किया, जिसके बाद आगे की जांच जो है वो शुरू की गई। 33 लाख रुपए बरामद किए गए आशीष से। आशीष सयाल इसका पूरा नाम बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये अपने ससुराल वालों के साथ वहां पर रहता था। तो आपको बता दें, फिलहाल यहाँ बॉलीवुड के एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर के स्टूडियो से लाखों रुपए जो है वो चुराकर ये युवक सांबा पुलिस के हत्थे अब चढ़ गया है। और युवक की पहचान आपको बता दिया कि किस तरीके से आरसपुरा के रहने वाला आशीष सयाल के रूप में की गई है। और यहाँ चोरी के क्या कुछ रीजंस रहे हैं, क्यों चोरी की, कैसे चोरी की, ये सब तहकीकात जो है वो पुलिस करेगी। तो यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आशीष से चोरी के 40 लाख रुपए में से आपको बता दें कि 33 लाख रुपए जो है बरामद कर लिए हैं। सांबा पुलिस के हत्थे चढ़ा है। अब महाराष्ट्र पुलिस इसे मुंबई लेकर जाएगी, आगे की रिमांड और आगे की तहकीकात इसके द्वारा की जाएगी। चलिए, हमारे साथ ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है,
अभी फिलहाल किस तरीके से जांच की जा रही है, कार्रवाई क्या महाराष्ट्र पुलिस के हाथ जो है आशीष को दे दिया गया है, और चोरी के हवाले से भी बात कीजिएगा। ये सांबा के ही एक चालक कैंप के आसपास का एक इलाका पड़ता है। यहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसकी आशीष के नाम से पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि ये रहने वाला आरएसपुरा का है, लेकिन ये डियाना में रहता है और ये मुंबई में शायद काम करता था, जो हमें पूरी जानकारी इस समय की मिल रही है। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने वाले एक डायरेक्टर हैं, उनके ये चोरी का मामला सामने आया है। यहाँ से 40 लाख रुपए जो चोरी किए गए और उसके बाद ये मामला मुंबई पुलिस गया, उसको पुलिस जो वो हरकत आती है और जब तमाम एंगल्स इसमें नजर तमाम जो फॉरवर्ड या बैक के नजर, उसी के तहत पुलिस जो वो आज मुंबई पुलिस और इस शख्स को, इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया इस इलाके से, जो कि चालक कैंप सांबा का ये इलाका पड़ता है। और अब बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस जो है वो इसे रिमांड पर लेगी, ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है, उसके बाद इसे मुंबई लेकर जाएगा। लेकिन इसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि लगभग 32 से 33 लाख रुपए की पुलिस ने रिकवरी भी कर ली है और कुछ और रिकवरी जो इसमें की जाएगी, उसी को लेकर पुलिस इसको जो है वो मुंबई अब साथ लेकर जा रही है। मुंबई पुलिस, जिसमें अगर सांबा पुलिस की बात करें तो सांबा पुलिस ने भी मुंबई पुलिस को पूरा सहयोग इसमें दिया है इस पूरे मामले में। लेकिन अब सवाल ये है कि इसमें क्या कुछ और चीजें सामने आती हैं, ये देखना होगा। लेकिन एक बड़ा मामला आप कह सकते हैं कि यहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस तरह से ये एक ऑफिस था, एक बॉलीवुड डायरेक्टर का, यहीं पर ये चोरी के ऋषि, कितना बड़ा एक कह सकते हैं कि सवाल खड़ा होता है जम्मू कश्मीर के लोगों पर जब इस तरीके की छवि महाराष्ट्र से चोरी, 40 लाख की चोरी कोई कम बात नहीं है। और महाराष्ट्र पुलिस जब तहकीकात कर रही है, कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए भी थी, क्योंकि डायरेक्टर के घर से 40 लाख रुपए चुराकर जम्मू कश्मीर पहुंचना, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। देखिए, बिल्कुल आपने जिस तरह से कल भी देखा कि कठुआ में काफी जो है हैरान करने वाला मामला सामने आया कि दिल्ली से वो कैश लेकर लड़के निकलते हैं, उन्हें लखनपुर प्रवेश द्वार जम्मू कश्मीर यूटी का, वहां पर उनको पकड़ लिया जाता है। लेकिन जिस तरह से ये जो चोरी का मामला मुंबई में सामने आया और उसके बाद जब तमाम कड़ियां इसमें जुड़ती नजर आई, तो वो जो शख्स मुंबई में काम करता था और वो बताया जा रहा है कि यहाँ अपने ससुराल या इन लॉज आप कह सकते हैं, वहां उनके घर में कहीं छुपा हुआ था और पुलिस को इनपुट हासिल हुआ था। उसी इनपुट के आधार पर पुलिस जो वो हरकत में आती है और मुंबई पुलिस टीम का संपर्क सांबा पुलिस टीम के साथ होता है और उसके बाद इस व्यक्ति को यहाँ से गिरफ्तार किया जाता है। तो देखिए, अंदाजा लगाएं कि ये मुंबई से वहां से चोरी करके यहाँ तक पहुंच गया 40 लाख रुपए चुराकर। लेकिन पुलिस ने जब तमाम इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया, जब इससे पूछताछ की गई, तो इसके डिस्पोजल के ऊपर 25 से 33 लाख रुपए पुलिस ने रिकवर भी किए हैं। लेकिन अब जो कुछ और कैश रिकवर किया जाएगा, उसमें क्या कुछ वो चीजें सामने आती हैं, क्या इनके साथ, इस व्यक्ति के साथ कुछ और लोग तो नहीं है, ये भी एक अलग एंगल होगा। उसमें भी पुलिस इस समय काम कर रही है। इसी को लेकर पुलिस इसको अब मुंबई जो वो साथ लेकर जा रही है। फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ कहा गया, कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान आशीष के द्वारा बताया गया है कि क्यों ये चोरी की, और यहाँ पर 33 लाख ही बरामद किए हैं, बाकी के पैसे कहाँ खर्च किए गए? देखिए, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो है, लेकिन जब तक इसमें तमाम चीजें सामने नहीं आती, इसके ऊपर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अब ये क्या चीजें हैं, किस तरह से चोरी की वारदात वहां पर पेश आई है, क्या इसका मंसूबा था, क्या इसके प्लान थे जो यहाँ पर इसने इस वारदात को अंजाम दिया, इस तमाम एंगल्स पर मुंबई पुलिस जो वो काम कर रही है। और मुझे लग रहा है कि मुंबई पुलिस जो वो कुछ ही समय के बाद तमाम चीजें जो वो पब्लिक डोमेन में भी लाएगी, शायद मीडिया को भी ब्रीफ कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मुंबई इस व्यक्ति को साथ लेकर जाएगी, ट्रांजिट रिमांड जिस तरह से कोर्ट की तरफ से इस समय ली जा रही है और उसके बाद इसे मुंबई लेकर जाएगा। तमाम चीजें इसके बाद तमाम ऋषि, यहाँ पर कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है कि चोरियों के हवाले से अगर बात की जाए तो एक बड़ा चैलेंज ऑलरेडी जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर देख रही है, जहाँ आए दिन छोटी मोटी चोरी से लेकर बड़ी बड़ी चोरियां हो रही है। इसके बाद ये एक और चुनौती की जम्मू कश्मीर के लोग बाहर से भी अब चोरियां करके वापस आ रहे हैं। तो ये छवि खराब तो होती ही है, लेकिन पुलिस के लिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती? देखिए, बिल्कुल क्राइम एक बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए हमेशा से ही रहा है और पिछले दिनों में आपने जम्मू कश्मीर में भी देखा कि क्या कुछ गतिविधियां यहाँ पर रही। क्राइम के हवाले से बात करें, गैंग वॉर्स को लेकर बात कर लें, इस तरह की कई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज हमें देखने को मिली है और उसी के चलते चोरियों की भी एक बड़ी वारदातें यहाँ जम्मू कश्मीर में देखने को मिली। लेकिन जिस तरह से न सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए चैलेंज है, आप तमाम अलग अलग राज्यों में ये इस तरह के चैलेंज जो वो पुलिस के लिए हमेशा से बन जाते हैं। क्राइम हो, चोरियां हो या अदर एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज हो, जब इसमें तमाम कुछ ऐसे लोग शरारती तत्व मुलव्विस हो जाते हैं तो पुलिस में हरकत में आकर अपनी कार्रवाई को अंजाम भी देती है। इस तरह की चेन को तोड़ने की कोशिश भी करती है, तमाम इस तरह के शरारती तत्वों की धरपकड़ भी करती है। लेकिन चैलेंज एक बहुत बड़ा है, जिससे खुद की सिक्योरिटी भी अपने
आपने खुद करनी होगी, लेकिन जब इस तरह से कोई ऐसे मामले सामने आते हैं, बिल्कुल। कई संदिग्ध आ जाते हैं आपके इलाकों में, तो फौरन पुलिस के साथ आप लोग संपर्क करें। लेकिन एक हाई प्रोफाइल ये चोरी का मामला सामने आया, जिस तरह से 40 लाख रुपए चुराए गए और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, सांबा से, जो कि रहने वाला टिगियाना का बताया जा रहा है और ये मुंबई में काम करता था और डायरेक्टर ऑफिस में यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल तमाम एंगल्स पर पुलिस काम कर रही है। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर एक बड़ी चोरी जो है बॉलीवुड डायरेक्टर के घर से जम्मू कश्मीर के रहने वाले यानी आरसपुरा के रहने वाले एक युवक ने की है। फिलहाल जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, 33 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। अब महाराष्ट्र पुलिस आगे की ट्रांजिट रिमांड के लिए उसे मुंबई लेकर जा रही है। आगे बढ़ेंगे जहां पर रामबन जिले के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और मौत की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। मृतक की पहचान 27 वर्षीय आबिद मलिक के रूप में की गई है, जिसे पुलिस ने चोरी के मामले की जांच के लिए हिरासत में लिया था। वहीं पुलिस लॉकअप में आबिद की तबीयत बिगड़ने पर उसे बटोत के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में शिफ्ट किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। रामबन जिला मजिस्ट्रेट ने इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया है, जिसमें रामसू के एसडीएम रिजवान असगर को जांच अधिकारी नियुक्त कर उन्हें 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। आबिद का शव जिला अस्पताल के शवगृह में रखा गया है, जहां पोस्टमार्टम व अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। मड़ुआ दक्षिण काम पे ये शनिवार का इन्होंने पकड़ा हुआ था, पुलिस कस्टडी में था। तो कल इसकी बोलते बेल हुई, मगर उसके बाद इसकी आधे घंटे के बाद डेथ हो गई। अब आप क्या चाहते हैं? अब इंसाफ चाहते हैं जनाब। तो डेथ हुई कहाँ है? ये पुलिस की कस्टडी में ही था सर। हमें इन्होंने फ़ोन किया, नहीं डॉक्टर ने कोई आगे पीछे शिफ्ट किया इसको। अब ये इंसाफ के लिए यहाँ आए हैं। कल से अभी तक आप कहाँ थे? कल मैं घर पहुँचा था सर शाम को। तो डेड बॉडी यहाँ लाई गई है, अब पोस्टमार्टम के लिए क्या बताया जा रहा है आपको? ये इंसाफ मिलना चाहिए हमें, पोस्टमार्टम में जो है उसकी रिपोर्ट आना चाहिए। तो पुलिस की तरफ से क्या, आपने पुलिस से बात की? पुलिस की तरफ से क्या? उससे साथ हमारी कोई बात नहीं बनी है सर। शाम को अब ये डेड बॉडी इधर लाई, उसके बाद अफरा दफरी में थे सारे। पुलिस के साथ हमारा कोई उधर बात शायद कुछ नहीं हुई। क्या नाम था इसका? अभी जम्मू के डीसी द्वारा दुकानों व अन्य कारोबारी संस्थानों में सीसीटीवी लगाने संबंधी जारी किए गए आदेश की चारों ओर सराहना हो रही है। जम्मू के कारोबारियों के अलावा आम नागरिकों ने भी डीसी के इस आदेश की जमकर सराहना की है। उनका कहना है कि जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे अपराध के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे अपराधियों की निशानदेही करने में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। इस आदेश से पुलिस को भी काफी मदद मिलेगी, लिहाजा हर दुकानदार को सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर दुकान पे होना चाहिए कैमरा। जिस आगे जो कदम है, मेन बस स्टैंड है, जो मेन चौक है, इनमें कैमरे होने चाहिए। और हम डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मेन है, बस स्टैंड है, चौक हैं बड़े बड़े, इनके ऊपर कैमरे उनको लगवाने चाहिए। बाकी दुकानदार को भी अपने कैमरे अपनी दुकानों के आगे लगाने चाहिए। ये एक रूल्स आगे जो के कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। सर देखो, इससे रोकथाम तो होगी। कैमरे से बहुत फ़र्क पड़ता है। कैमरा होगा उससे कोई भी मसला होगा, हर बंदे की पहचान तो होती है। कैमरा होगा तो कोई मसला हल होगा। कैमरा ज़रूरी आइटम है, ये ऐसी बात नहीं है। कैमरा लगाना चाहिए। और गवर्नमेंट से भी अपील है कि जिधर चौक है, मेन बड़े चौक हैं, बस स्टैंड है, चौक हैं, जिधर ट्रैफिक का सिग्नल, उधर कैमरे गवर्नमेंट ने भी लगवाने चाहिए। दुकानदार तो अपने दुकानदार की लगाएं कैमरे, ये बहुत अच्छा कदम है। चौक पे हर एक इंस्टीट्यूशन में कैमरे मैंडेटरी होने चाहिए, ज़रूरी होने चाहिए, क्योंकि इससे एक तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भगवान ना करे कल को अगर कोई वारदात होती है तो उसमें सारे पुलिस को, जब जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको रेक्टिफाई वेरीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने शुरू किया है। मैं तो यही कहूँगा ये बड़ा अच्छा स्टेप है। इस तरह के और स्टेप करें ताकि लोगों के अंदर विश्वास बने और लोग आराम से रह सकें, यहाँ पे सेफली रह सकें। कि जरूर लगाने चाहिए, उनके लिए भी बड़े बेनिफिशरी हैं। कल को कोई कस्टमर के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, तो उसमें भी आप उनको दुकानदार सेफ रहेगा, क्योंकि वो गलत नहीं होते हैं दुकानदार। तो कस्टमर कई बार बदतमीजी करते हैं, किसी तरह का कोई कुछ करते हैं, तो उसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी रहेगी। बाकी गवर्नमेंट को चाहिए हर एक चौक पे, हर एक जहाँ पे भी ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी होती है, तो वहाँ पे भी कैमरे लगाने चाहिए और अच्छे कैमरे लगाएं ताकि
प्रॉपर लोग सेफ रहें, कोई इस तरह की कोई वारदात ना हो। जैसे हमने देखा अभी 3-4 महीने से काफ़ी वारदातें हो रही हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो गतिविधियाँ हो रही है, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, चौकों पर हो रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट के आसपास हो रहे हैं या शराब की दुकान या बार के पास हो रहे हैं, कुछ हमने इन खासकर 2-3 महीनों में ऐसी गतिविधियाँ देखी है जो समाज के बिल्कुल मुखालिफ है। इसमें अगर डीसी साहब का आर्डर है कि इन की पॉइंट्स पर कैमरा इंस्टॉल किए जाएँ तो बहुत ही अच्छा एक चीज़ रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कार्रवाई वो वारदात करके भाग जाते हैं, तो पुलिस को भी मदद मिलेगी, उससे आम जनता को भी मदद मिलेगी। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।